हम अब आपकी क्लास 10th की चैप्टर 3 के पार्ट 3 पे आ गए हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से, राइट। तो हम देखेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक फ़नी पोएम है। आपने ब्लैक ह्यूमर के बारे में पिछले पार्ट में सुना था ना कि ग्लूमी कॉमेडी होती है, तो ये ब्लैक ह्यूमर है। ब्लैक ह्यूमर इससे आप समझेंगे, आप देखेंगे कि ये ह्यूमरस है, ये मजाकिया है, लेकिन इसमें जिसके बारे में बात की जा रही है वो बहुत ही सैड अवस्था में है। यहाँ पे देखेंगे एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है, तो वो किसी को मार रहे हैं या बेवकूफ़ बन रहा है कोई। ये ब्लैक कॉमेडी का या ब्लैक ह्यूमर का जिसमें पोएम है, उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। आइए हम देखते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। कैरोलिन वेल्स ये 1862 में पैदा हुई थी, यानी कि बहुत 150 साल पहले, आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले पैदा हुई थी। ये उस समय लिखी गई थी, तो उस समय को ख्याल में रख के देखिएगा कि उस समय लोग कॉमेडी या ह्यूमरस पोएम कैसे लिखते थे। ये मजाकिया फनी पोएम है। ऑलराइट, ये आइए हम देखते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसको जो लिखा था कैरोलिन वेल्स ने, ये मिस्ट्री बुक्स लिखती थी, मिस्ट्री स्टोरीज, जिसमें बहुत सारे संदेह हों, बहुत सारे जानकारी। मिस्ट्री नॉवेल्स आपने देखी है ना, कि किसने किसके कारण क्या हुआ, जिसमें संदेह उत्पन्न होता है, जिसमें जिज्ञासा रहती है। आप लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं उन बुक्स के बारे में जानने के लिए कि उसमें किस कैरेक्टर ने क्या क्या किया। तो ये मिस्ट्री बुक्स लिखती थी। इनके कुछ बुक्स के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने 1896 में लिखा था एट द साइन ऑफ स्विंग्स, 1899 में लिखा था द जिंगल बुक, और द स्टोरी ऑफ बेटी भी लिखा था इन्होंने 1899 में। तो ये इनकी कुछ बुक्स हैं जो मिस्ट्री बुक्स हैं। आइए हम ये पोएम पढ़ते हैं इनकी। इफ़ यू एवर शुड गो बाई चांस, ये एशियाटिक लायन है, ठीक है, ये एशियाटिक लायन है। तो इसके बारे में ये बता रही हैं, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। एशिया ईस्ट में है ना, दुनिया के वर्ल्ड के आप ग्लोब देखेंगे तो एशिया जो है वो ईस्ट में है। तो ये कह रही है आप ईस्ट के, पूरब के जंगलों में जाएंगे, यानी वर्ल्ड के जो पूरब साइड में जो देश पड़ते हैं उनके जंगलों में जाएंगे। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी का मतलब होता है येलो इन कलर, ब्राउनिश येलो। हमारा जो शेर होता है, हम लोग ईस्ट में आते हैं ना, एशिया में आते हैं, इंडिया एशिया में आता है, ईस्ट में है, तो हमारे जो शेर होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं। तो टॉनी का मतलब याद रखिएगा ब्राउनिश येलो, ठीक है। तो अगर आपकी तरफ कोई बढ़ता हुआ बीस्ट मतलब बड़ा जानवर, डरावना जानवर, ऐसा कोई बीस्ट बढ़ता हुआ दिखे जो कि ब्राउनिश येलोइश कलर का हो, इफ़ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइंग। तो अगर आप मर रहे हों, देखिए कॉमेडी है, ह्यूमरस है, मजाकिया है, कोई मर रहा है, लेकिन ये बता रहे कि अगर आपके तरफ कोई येलोइश जानवर हो और आप मर रहे हो और वो दहाड़े, यू नो इट इज़ एशियन लायन। अब आप डाइंग की स्पेलिंग आप कहेंगे इसमें जी कहाँ रख दिया है, DYIN लिख दिया है, तो उसको लायन से मैच करने के लिए उसको DYIN पे आके स्टॉप कर दिया। ये लिबर्टी लेते हैं, ये पोएटिक लिबर्टी इसको कहते हैं। कोई भी कवि जो होता है वो एक आध लेटर्स इधर उधर हटा देता है या जोड़ देता है ताकि वो राइम कर सके। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जंगल में हो, पूरब के किसी जंगल में हो, और वहाँ आप मर रहे हो और येलोइश बीस्ट आपके सामने खड़ा होकर गुर्रा रहा हो, यानी आपके उसकी गुर्राहट से ही मर सकते हैं तो वो एशियन लायन है, वो एशिया का शेर है, एशिया में पाया जाने वाला शेर है। अब देखते हैं ये नेक्स्ट कौन सा जानवर के बारे में बता रही हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। और या फिर घूमते हुए, रोमिंग अराउंड, अगर कभी आपको घूमते हुए एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल मतलब बड़ा सा दिखने वाला, एक नोबल, एक सुंदर सा दिखने वाला वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर आपके सामने खड़ा हो जाए, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके काली धारियां हों पीले बॉडी पे। येलो ग्राउंड उसकी बॉडी को कहा गया है। अगर जैसे ज़मीन पे काली धारियां बना देते हैं, वैसे ही उसके शरीर पे काली धारियां होती हैं। तो जैसे ज़मीन है वैसे उसकी बॉडी है और उस पर काली धारियां। आप ऐसा कोई जानवर देखें
विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। तो इतना ध्यान दो कि अगर वो तुमको खा जाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ये भी एशिया में पाया जाता है, बंगाल टाइगर के बारे में। ये जो है, ये बंगाल टाइगर है। तो आपने देखा, ये बंगाल टाइगर है। ये भी अगर आपको मार दे, यहाँ भी आपको, आप ह्यूमर देख रहे हैं ना, वो आदमी जिस, ये कहानी सुना रही है कि अगर वो आपको मार दे तो आपको पता चलेगा कि आप बंगाल टाइगर के पास हैं। तो ये ह्यूमर का तरीका है, इसको ब्लैक ह्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके बंगाल टाइगर, येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्राइप्स, ये चीज़ें याद रखिएगा। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, फिर एक और बीस्ट के बारे में, अगर स्ट्रोलिंग का मतलब होता है आगे चलते हुए, मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड, ये पुराने तरीके की इंग्लिश है। फोर्थ, मूव, स्ट्रोलिंग फोर्थ, आगे बढ़ते हुए। आपने एक बीस्ट देखा, हुज हाइड विथ स्टॉप्स इज पेपर्ड। हाइड का मतलब होता है स्किन, जिसमें छुपते हैं। अगर हम इंसान हैं तो हम किस चीज़ में छुपे हुए हैं? अपने स्किन में, अपने, उसको हाइड भी बोलते हैं, जिस चीज़ में आप छुपते हैं। तो जो भी बाहरी चीज़ होती है वो आपकी हाइड होती है। तो हुज हाइड विद स्टॉप्स इज पेपर्ड, पेपर का मतलब होता है वाइट पे ब्लैक स्पॉट्स, मतलब ब्लैक स्पॉट्स को, पेपर आप खाते हैं ना, खाने में पेपर डाला जाता है, काले काले दाने होते हैं छोटे छोटे, नमक जैसे। तो पेपर्ड होता है, उसकी जो स्किन है उस पे पेपर की तरह काले काले छोटे छोटे धब्बे होते हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, आप यहाँ पे भी देखिएगा, लेफ्ट लिखा हुआ है, वो लीप, LEAP का थर्ड फॉर्म है, लेकिन उसकी स्पेलिंग होगी LEAPT, लेकिन यहाँ LEPT लिखा हुआ है। ये भी पोएटिक लिबर्टी ली है कैरोलिन वेल्स ने। तो जैसे ही वो आपके ऊपर कूद गया, यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड। तो अगर कोई ऐसा जानवर दिखे जिसके स्किन पे पेपर की तरह काले काले धब्बे पड़े हों और वो आपकी तरफ आपको देखते ही कूद जाए, तो आपके ऊपर जंप कर दे, लेफ्ट का मतलब जंप करे। I'll do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। तो लैप एंड लैप मतलब बार बार कूदेगा, लीप को ही लैप एंड लैप अगेन लिखा हुआ है। तो आपको चिल्लाना चीखना कोई फायदा नहीं करेगा, वो आपके ऊपर कूदेगा ही कूदेगा, आप पे अटैक करेगा ही करेगा। तो आपको ये बात पहचान लेनी चाहिए कि वो लेपर्ड है। अब देखिए, हर एक उसमें ब्लैक ह्यूमर कितना साफ है, हर एक उसमें किसी न कोई घायल हो रहा है, या ये बता रहे हैं कि आपके ऊपर कूदेगा, आपके ऊपर रोर करेगा, आपके ऊपर जंप करेगा, तो आप को चोट लगेगी। लेकिन ये ब्लैक ह्यूमर है कि पहचानने का तरीका, यही ह्यूमर है, ये सच्चाई नहीं है, ये ह्यूमरस वे में आपको जानवरों की पहचान करा रहे हैं। इफ़ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड वो जगह होती है जो घर के पीछे थोड़ी सी जगह अगर खुली होती है तो वो यार्ड हो, उसको यार्ड कहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने यार्ड में चल रहे हों, यू मीट अ क्रीचर देयर, अगर वहाँ आपको जीव मिलता है, क्रीचर का मतलब जीव, तो वहाँ आपको एक जीव मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर। तो जो आपको बहुत जोर से गले लगाए, हग, बियर हग इसीलिए कहते हैं, बियर हग मतलब बड़ा सा आदमी जो आपको पूरा घेर ले और जोर से दबा दे, हग। तो उसको, अगर कोई ऐसा जीव मिलता है जो आपको बहुत बहुत जोर से हग कर ले, तो आप पहचान लो कि वो एक भालू है, ये है बेयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस हिल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कैरेस का मतलब जेंटल टच। तो जेंटल तो कहीं से भी नहीं होता है, लेकिन ये ह्यूमर है ना, ये कॉमेडी करना चाह रहे हैं पोएम के थ्रू, तो उसको केयरस कह रहे हैं कि उसके हिसाब से, बियर के हिसाब से तो वो आपको बहुत जेंटली पकड़ रहा है, लेकिन आप कमज़ोर हो इसलिए आपको बहुत हार्ड हग लग रहा है, वो बहुत हार्ड। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वो बियर आपको बड़े प्यार, अपनी तरफ से प्यार से ही पकड़ेगा, लेकिन आपको बहुत हार्ड लगेगा भाई। ये है इनका ब्लैक ह्यूमर। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। तो अलग अलग जानवरों को में भेद करने के लिए, जैसे शेर है, लेपर्ड है, चीता है, पैंथर है, इन सारी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए एक नया आदमी बहुत ज़्यादा पता नहीं कर पाएगा, कोई फ़र्क, सबको शेर कह देते हैं ना हम। तो कह रहे हैं कि इन बीस्ट में, इन जानवरों में, इन भयानक जानवरों में फ़र्क करने के लिए कोई नया आदमी नहीं जोड़ सकता इसमें,
कि नया आदमी अचानक से आके बता दे कि कौन सा शेर है, कौन सा पैंथर है, कौन सा चीता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइना दस, लेकिन आप हमेशा एक घड़ियाल को, क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ को आप हाइना से अलग कर सकते हैं। हाइना भी एक जानवर होता है, डॉग फैमिली का जानवर होता है। तो जैसे फॉक्स होती हैं वैसे हाइनाज होते हैं, लकड़बग्घे कहते हैं हम उनको हिंदी में। तो लेकिन आप एक मगरमच्छ और लकड़बग्घे को हमेशा अलग कर सकते हैं। हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। और हाइनाज के बारे में क्या फनी बताया इन्होंने कि हाइना अगर आपको मारने भी आते हैं, आप पे अटैक भी करते हैं, तो उनका चेहरा देख के हमेशा लगता है कि वो खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो कोई मुस्कुराता हुआ ऐसा जीव दिखे तो वो हाइना है। आपके ऊपर अटैक भी कर रहा हो तो मुस्कुराता हुआ लगेगा। और अगर कोई रो रहा है, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाल के आंसू, तो घड़ियाल अगर कोई जानवर रो रहा है आप पे अटैक करते हुए तो वो क्रोकोडाइल है ना फनी। कितनी फनी तरीके से हर चीज़ में वो अटैक कर रहे हैं या मार रहे हैं, लेकिन उनको पहचानने के अजीब तरीके बताए हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन कहते हैं गिरगिट को। रंग बदलता है ना, हम सभी लोग जानते हैं। तो जो कैमेलियन होता है वो बहुत छोटा होता है इन सब के मुकाबले। जो हमने अब तक जानवर देखे हैं इनमें सबसे छोटा है वो। द लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के जैसा जीव होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। उसके कान भी नहीं होते, कैमेलियन के, गिरगिट के कान भी नहीं होते, कोई पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज कैमेलियन यू सी। ये देखिए टिस लिखा है ना, इसका मतलब इट इज होता है। ये पोएटिक लिबर्टीज हैं, ये पोएम लिखने के, इंग्लिश में पोएम लिखने के तरीके हैं कि वर्ड्स को स्मॉल किया जाए ताकि वो राइम कर सकें। होती है ना, कविता में आपको राइम भी कराना होता है ताकि वो याद रह सके, तो टिस लिखते हैं। टिस का मतलब होता है इट इज। तो अगर आपको कोई पेड़ दिखे जिस पे कोई जीव नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे गिरगिट है ना। ये बात फनी कि अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा है यानी गिरगिट ने रंग बदल लिया है और पेड़ के जैसा हो गया है। ये कैरोलिन का फन और मिस्ट्री समझाने का तरीका है कि आप पहचान जाइए। वो ये बताना चाह रही है कि गिरगिट आसपास की जगहों के हिसाब से जैसी चीज़ें होती हैं उस हिसाब से अपने रंग बदल लेता है। इसलिए वो कह रही है कि अगर आप कुछ नहीं देख रहे हैं पेड़ पे, इसका मतलब वहाँ पे गिरगिट है, कैमेलियन है। अभी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत इजी हैं ये। तो डज डाइंग रियली राइम विद लायन? तो डाइंग जो है DYIN, सच में लायन से राइम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। नो, इट डज नॉट राइम विद लायन। कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? बिल्कुल कह सकते हैं। आपने जी हटा दिया ना तो डाइन हो गया, लायन हो गया। तो ये पोएटिक लिबर्टी है, तो आप लिखेंगे नो, डाइन डज नॉट राइम विद लायन। हाउएवर, taking a poetic liberty, the poet has removed the G to rhyme it with lion. How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? तो वो जो फन वाला पार्ट है कि lion roar करेगा, when the lion roars while you are dying, नहीं, when a beast roars while you are dying, it is a Asian lion, it has a tawny color. ऐसे ही पहचानने को बताया ना, टॉनी का मतलब येलोइश कलर। और बंगाल टाइगर को कैसे पहचानने में बताया है कि येलो ग्राउंड पे पेपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं उसकी, वो बंगाल टाइगर है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे और वो आप पे अटैक करेगा, आपको मार डालेगा। तो वो हमने जो अभी एक्सप्लेन किया था ऊपर से, आप वही चीज़ें यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लेप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? तो बताया था ना, LEAPT होगा, LEAP होगा लीप का, लेकिन इसको इनकरेक्टली क्यों लिखा है? सो दैट इट राइम्स टुगेदर। ठीक है, इट इज़ अ पोएटिक लिबर्टी। आप इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टेकिंग द पोएटिक लिबर्टी, द पोएट हैज़ रिटन LEPT एंड LEP सो दैट इट राइम्स एंड मेक्स अ कॉर्ड, बोलने लायक, मेक्स अ कॉर्ड टू रिसाइट द पोएम। ये बात ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा पोएटिक लिबर्टी के बारे में। डू यू नो व्हाट अ बेयर हग इज? तो बेयर हग के बारे में हमने बात किया। जब कोई बड़ा आदमी, व्हेन अ लार्ज बीइंग हग्स यू वेरी टाइटली, इट इज कॉल्ड अ बेयर हग।
It is a friendly and strong hug such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh. तो ये सारी चीज़ें बताई हैं. क्रोकोडाइल रोता है. आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेजेस? तो क्या ऐसी भी कोई चीज़ है कि कोई जानवरों के बारे में कोई कहावत है कि ऐसा होगा ही होगा, वो ऐसा करते हैं? बहुत सारी है ना. जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है. गीदड़ को शहर में आते थोड़ी है, पर ये कहावत है जानवरों को लेके कि वो अपनी जगह छोड़ देते हैं. गीदड़ शहरी नहीं, अगर मान लो गांव के पास जंगल है तो वो शहर, गांव क्रॉस करके शहर थोड़ी जाएगा. वो अपना घर छोड़ के, क्योंकि उनके पैक में रहते हैं, वो उनको बाकी जानवर रहने नहीं देते उनके साथ वाले, इसलिए वो छोड़ के बाहर निकल आते हैं. और जैसे ही बाहर निकल आते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें दूसरे जानवर या इंसान मार देते हैं. तो ऐसी कहावतें अगर आपके पास और भी हैं तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं. Look at the line, a novice might nonplus. How would you write this correctly? What is the poet's incorrect? Why is the poet's incorrect line better in the poem? तो a novice might nonplus, ये इसके बारे में हमने बात की ना कि एक नया आदमी. नोवाइस मतलब, नोवाइस ये लिखा हुआ है, नोवाइस का मतलब होता है नया आदमी, अ न्यू एंट्रेंट, जो नया नया आया हो किसी समूह में. तो अ नोवाइस माइट नॉन प्लस मतलब एक नया आदमी आके इसमें कुछ जोड़ नहीं सकता है. तो ये लिखना, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे पहले. अ नोवाइस मीन्स अ न्यू एंट्रेंट हु इज देयर टू रिकॉग्नाइज द एनिमल्स मे नॉट गेट इट राइट. ये आप नोवाइस माइट नॉन प्लस का मतलब आप लिख देंगे. उसके बाद क्यों ऐसा लिखना जैसा लिखा है, नोवाइस माइट नॉन प्लस बेटर है जो आपने लिखा है, इतना बड़ा सेंटेंस है ना, टू मेक इट मोर अपीलिंग एंड इंक्रीज द राइमिंग ऑफ द पोएम. इसलिए पोएट का लिखा हुआ हमारे लिखे से बेहतर है. कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट्स टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज आइदर in English or in your own languages? Can you find examples of humorous poems in your own language? ये आपको खुद करना होगा कि आपने देखा होगा कई सारे हिंदी की पोएम्स हो या इंग्लिश की पोएम्स हो या किसी भी भाषा में पोएम्स हो, पोएट्स जो है वो लिबर्टी लेते ही हैं, कुछ शब्दों को अपने हिसाब से मोड़ के लिख दे. जैसे दवाई है, दवाई, उसको पोएट्स ने लिखते लिखते उसको दवा बना दिया, ई हटा ही दिया. हिंदी में जहाँ भी दवा मैच करनी होती है वहाँ पे आ लास्ट में लगाना होता है, वहाँ दवा लगा के छोड़ देते हैं. तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो पोएट्स ने लिबर्टी लेते हैं. तो आप अपने लैंग्वेज में देखिए, हिंदी में देख लीजिए कोई पोएम हो. और क्या फ़नी पोएम्स, जो मजाकिया पोएम्स होती हैं, वो आपको पता है. आप अपने ही क्लास में से कोई भी मजाकिया पोएम उठा के या पिछली क्लासेस में पढ़ी हो यहाँ पे नोट कर सकते हैं. ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबके पास अलग अलग अपनी अपनी पोएम्स होंगी, पर आप लोग बेसिक आइडिया शायद समझ गए हैं. ये ऐसा मुझे लगता है कि बेसिक आइडिया हमने डिस्कस कर लिया है. मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइजेज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, ऑल्दो द आइडियाज आर फनी एज वेल. इफ देर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दीज विद द क्लास. तो आपको इस पोएम में से जो सारा आइडिया बहुत फ़नी है, वो दूसरा लिखने का तरीका बहुत फ़नी है. कैरोलिन वेल्स का लिखने का तरीका, वो लेफ्ट को LEPT लिख देती हैं राइम करने के लिए. तो ये तरीका उनका काफ़ी यूनिक था अपने समय के लिए, अपने समय में बहुत, ताकि सभी को आराम से समझ में आ जाए वो जो वो कहना चाह रही हैं. हालांकि उनके आइडियाज़ भी बहुत फ़नी हैं. सारे आदमी मर रहे हैं, सब आदमियों पे अटैक कर रहे हैं, उनको कष्ट होगा जो पहचान रहा है उसको, लेकिन ये सोचने का तरीका एक बहुत फ़नी है. तो आपको इसमें से कौन से स्टैंजाज या कौन से पैराग्राफ फ़नी लगे वो दिखाएगा. जैसे मैं अगर कहूँ तो मुझे सबसे बढ़िया ये लगा जब वो एशियन लायन को एक्सप्लेन कर रही थी कि टॉनी बीस्ट है, वो आप मर रहे हो आपके सामने रोए. तो मेरे लिए वो फर्स्ट जो स्टैंजा है वो सबसे ज़्यादा फ़नी है इसके लिए. तो आप भी बता दीजिए कि आपको कौन सा फ़नी लगा और क्यों लगा. मुझे तो फ़नी इसलिए लगा कि वो आदमी मर रहा है और उससे कह रही है कि अगर तुम मर रहे हो तो तुम पहचान जाओगे. देन यू विल रिकॉग्नाइज इट इज़ अ Asian lion because it will be roaring on you. So you may die because of its roar. ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप अपना लिख दीजिएगा. ये पार्ट 3 ख़त्म हो गया. एक पोएम और बची है, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. थैंक यू.